हम पिछले कुछ सेशन से क्या कर रहे हैं, हम यूरोपियन रिनेसांस से पहले के जो मसाइल हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस कंटेक्स्ट में क्या किया अब तक? वी लुक्ड एट फ्यूडलिज्म, कि यूरोप का कैरेक्टर क्या था बिफोर रेनेसांस। तो हम किस एरा की बात कर रहे थे अब तक? हम बात कर रहे थे ये 500 600 700 ईस्वी अराउंड, उससे 1200 1300 1400 ये वाला टाइम हम देख रहे थे हिस्ट्री का। तो उसमें हमको पता चल गया कि यूरोप के हालात बड़े खूबसूरत तो नहीं है। इनफैक्ट दे आर कॉल्ड डार्क एजेस। अब डार्क एजेस इनको यूजुअली कहा जाता था, लेकिन बाद में ये वोकेबलरी थोड़ी चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि अब वो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ बल्ब जल गया, वो डार्क अभी भी है। अलबत्ता उसको अब यूरोपियन डार्क एजेस कहना बेहतर टर्मिनोलॉजी है उसके लिए, क्योंकि हमको पता चलता है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं कि वैसे ही डार्क एजेस चल रहे थे, एटलीस्ट नॉट इन द अरब वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये एक काइंड ऑफ ना वो स्पिन ऑफ सीरीज़ होती है ना, जैसे लोकी पे इन्होंने बनाई सीरीज़ एवेंजर्स से हट के मार्वल ने, तो दैट्स अ स्पिन ऑफ। एक होता है सीक्वल, दूसरा होता है प्रीक्वल। सीक्वल होता है कि उस कहानी के बाद क्या हुआ, तो सीक्वल आ सकता है किसी का। प्रीक्वल होता है इस कहानी से पहले क्या हुआ था, हो गया प्रीक्वल। हम क्या कर रहे हैं, हम स्पिन ऑफ देख रहे हैं। स्पिन ऑफ होता है कहानी से एक कैरेक्टर लिया और उसको अलग से एनालाइज किया, वो होता है। तो ऐसा बहुत सारी होती हैं स्पिन ऑफ्स किसी कैरेक्टर पे। जैसे फ्रेंड्स एक मशहूर टीवी सीरीज है वेस्ट की, उसमें एक कैरेक्टर है जोई। जोई पे उन्होंने दे मेड अ स्पिन ऑफ, सेपरेट उनको अलग से उन पे एक सीरीज बनाई। या बिग बैंग थियरी में शेल्डन पे एक काइंड ऑफ प्रीक्वल एंड स्पिन ऑफ है। वो स्पिन ऑफ ही है, प्रीक्वल तो नहीं है, क्योंकि वो सब सारे कैरेक्टर्स का होता। तो आज के सेशन को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये एक स्पिन ऑफ की तरह है। कि हमें क्या देखना था? हमें देखना था कि मॉडर्न दुनिया कैसे इमरजेंस में आई, उसके लिए हमको रेनेसांस समझना था। रेनेसांस से पहले मिडिवल यूरोप की एक गैप हमने बुक में पाई, तो हमने उस गैप को फिल करने के लिए उस वक्त का फ्यूडलिज्म देखा। तो वो गैप फिल हो चुकी है। अब क्या आएगा किताब में? अगला आएगा रेफॉर्मेशन, ये रेनेसांस आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस पेज को वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करके देख रहे हैं कि बाकी दुनिया में क्या हालात थे। इस कंटेक्स्ट में दुनिया भर में सिविलाइजेशन है हम, लेकिन दो को देखेंगे। दोनों को देखने के दो अलग अलग वजह है। पहले तो अरब्स को क्यों देखेंगे? मैं मुस्लिम हूँ, तो और मेरी ऑडियंस यूजुअली मुस्लिम्स की होती है, तो इस वजह से अपना पता होना चाहिए मुसलमानों का क्या हाल था इस टाइम पे। दूसरा, सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल thing that has happened in human history was the phenomena of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now this is from a secular point of view, a religious point of view से नहीं है। He was a very highly influential figure who continues to influence the world today from a purely secular point of view. So in that sense also we cannot skip the era. It's a very important era. And then it's a big civilization in itself. ये छोटी मोटी civilization होती किसी कॉर्नर में कहीं पे, तो हम कह देते कि चलो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल मिडल में है, मिडल ईस्ट कहते हैं इसको, बिल्कुल सेंटर में है, इसको नहीं एस्केप किया जा सकता। तो अरब वर्ल्ड को जानना बड़ा ज़रूरी है। इसने ग्लोबल फिनोमेना को शेप किया है इन सालों में भी और आगे भी। ओके, ये पहली बात होगी और हमारी वाबस्तगी। फिर है दूसरा, हिंदुस्तान क्यों समझना है? अच्छा हाँ, अरब्स को समझने का एक और रीज़न है। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कंट्रास्ट टू यूरोपियन डार्क एजेस, कि उसका ऑपोजिट भी हम देख ले। तो एक और वजह अरब्स को देखने की है। इंडियंस को देखने की इस ज़माने में क्या वजह है हमारी? वी वांट टू सी ए पैरेलल टू यूरोपियन डार्क एज। हिंदुस्तान में डार्क एजेस तो नहीं थे, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के तो नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान का भी हाल बहुत खूबसूरत नहीं था। तो हम देखना चाहते हैं कि पैरेलली क्या हो रहा है दूसरी जगह, जो जहाँ की सिविलाइजेशन और थोड़ी विथर अवे हो रही है। वी वांट टू लुक एट दैट एज वेल। और इसके अलावा हिंदुस्तान हमारा बैकयार्ड है। हम हिंदुस्तानी सभ्यताएं हैं सारी यहाँ की। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस
सिविलाइजेशन. सो इसमें सिंध बलूचिस्तान भी आएगा, इसमें बंगाल और इसमें द्रविड़ भी आएगा, द साउथ इंडियंस फॉर एग्जांपल. तो इसमें पंजाबी भी आएगा, इसमें गंगा जमुना तहजीब भी आएगी, इसमें जम्मू आएगा, इसमें कश्मीर आएगा. तो ये सारे की जो शेयर्ड हिस्ट्री है उसमें रेलिवेंस हिंदुस्तान की है. और यहाँ पे मैं हिंदुस्तान एज ए स्टेट एंड पॉलिटिकल फिगर नहीं ले रहा. द स्टेट ऑफ इंडिया इज एज डिफाइंड बाय आर्टिकल 1 और 2, आई डोंट नो, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया दैट इज भारत वुड बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. और फिर वो शेड्यूल डिस्क्राइब करता है कौन कौन सा उसका एरिया है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ इस पूरी सिविलाइजेशन को जो इंडस के इस पार है. तो इन दोनों के हालात हमको देखना, इस वजह से थोड़ा सा सोचा स्पिन ऑफ ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था. इसमें हमारे रिसोर्सेज वहीं रहेंगे. हम अर्जुन देव का आगे कंटिन्यू रीड करेंगे अरब वर्ल्ड को समझने के लिए. हिंदुस्तान के हालात समझने के लिए हम एक बड़ी मशहूर किताब है, और ये भी एनसीईआरटी एक टाइम पे पढ़ाता था जितना मुझे ध्यान है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया. ये लिखी है सतीश चंद्र ने. सतीश चंद्र भी अच्छी एक जानी मानी हस्ती है इस मामले में, बड़ी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने. इसका हम कपल ऑफ पेजेस उनका अध्ययन करेंगे. अध्ययन इन हिंदी इज़ यूज्ड फॉर ना उसको अध्ययन, रिसर्च, अध्ययन, आई डोंट नो, वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल होता है. अध्ययन इज़ दिस सबसे अच्छा वर्ड यहाँ के लिए. इसको हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे अध्ययन करना. खैर, आपको पता है ये कितना हिस्ट्री को जब आप देखते हैं ना, जब ये एराज चेंज होते हैं, इफ यू पिन पॉइंट दोज डेट्स, यू वुड सी ऑन दोज डेट्स थिंग्स चेंजिंग अराउंड द वर्ल्ड. ये ऐसे ही नहीं बोलते हम कि मिडिवल वर्ल्ड का ख़त्म होना, मॉडर्न दुनिया शुरू होना. यू कैन सी क्लियर कट चीज़ें हो रही होती है उस वक्त के अराउंड. अब जैसे यही देख रहे थे हम 600 के अराउंड आप देख सकते हैं यूरोप डिसइंटीग्रेट हो रहा है. 500 के अराउंड वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है. हिंदुस्तान का जो अपना गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता टाइम्स को, हिंदू गोल्डन एज, इंडिया की तो गोल्डन एज जैसे मुगल्स के अंडर भी कही जा सकती है, कहीं कहते भी हैं, बिकॉज अंडर द मुगल्स इट रीच्ड इट्स पिनेकल. बट दैट्स फ्रॉम ए सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम प्योरली हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू दे वुड से कि गुप्ता एम्पायर में वो अपने उरूज पे पहुँचे. और उस पर भी बहस हो सकती है कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे. देयर गोल्ड कॉइन्स आर नॉट एज गुड एज द अर्लियर गोल्ड कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक्स. तो उसमें मिलावट है बहुत, and that's a sign of downfall of a civilization. But then arts and culture definitely developed under Guptas. So when the sum total of evidence is taken तो judgment यही है कि Gupta times were good times for Hindu revival. और उससे पहले थोड़ा बुद्धिज़्म भी था. बुद्धिज़्म had taken over almost entire India. तो हिंदूज़ का रिवाइवल भी गुप्ताज के एरा में हुआ. तो we come across this Puranas वाला literature, everything is coming up again. And then Shankaracharya, the greatest figure Hindus have produced. At least one of the greatest. तो ग्रेट स्कॉलर, बिग नेम, इसी एरा की बात हो रही है, वो भी इसी एरा के हैं. तो और फिर क्या होता है, गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है. फिर एक थोड़ी सी बड़ी हस्ती है जिनका नाम लिया जा सकता है, वो है हर्षवर्धन. हर्षवर्धन भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, किंग हर्ष. तो प्रोबेबली भाना भट्ट उनके कोर्ट में थे. हर्ष चरित्र उनकी कहानी भी है. तो बड़ी बड़ी महान हस्ती थे. एंड ही इज़ कॉल्ड द लास्ट ग्रेट किंग. और हर्षवर्धन, व्हेन इज़ ही रूलिंग? ही इज़ ऑल्सो रूलिंग इन 7th century. 640s में हिज रूल एंडेड. तो द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियंस हैव एंडेड, हिंदूज इन पर्टिकुलर, 640s में. तो यू सी यहाँ पे भी वही एज है 640. यूरोप की डार्क एजेस 640. मैं 640 अब ऐसे ही बोल रहा हूँ, 600, 580 ये सारा सदियों वाली बात है. द प्रॉफिट इज बॉर्न 630. ये सारा यही हो रहा है. मतलब अरब्स कम आउट ऑफ अरेबिया 20 years में. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग. ये डेट्स मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ टू शो यू दैट कोहेरेंस. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ बर्थ ऑफ प्रॉफिट और हर्षाज रेन का एंड यूरोपियन डार्क एजेस. बट दिस इज ऑल हैपनिंग एट द कस्प ऑफ दिस सेंचुरी. सो गुप्ताज फॉल इन 6th century. हर्षा इज 645. और फिर क्या होता है, देयर इज अनदर पैरेलल.
अरब्स निकलते हैं, अरब्स हर जगह कब्जा करते हैं और हो गया सारा कुछ काम. देन वी कम एट दिस एरा, ये 1200 1300, जहाँ पे हम कहते हैं फिर अब रेनेसांस के रूट्स दिखना शुरू होते हैं. नाउ व्हेन यू लुक एट 1300s यू वुड सी मुस्लिम वर्ल्ड का फॉल थोड़ा थोड़ा, अरब्स का फॉल, मुस्लिम वर्ल्ड का फिर से सही टर्म नहीं होगी, अरब्स का फॉल. फिर तुर्कों का राइज 1300 1200, ये वही एरा है. वहाँ थॉमस एक्विनास आ गए, हमारे इब्न रुशद चले गए. तो आप देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग है, अरब्स के इब्न रुशद जा रहे हैं, ये भी वही टाइम है. एवेरोस आई थिंक वुड बी, एवेरोस का टाइम क्या है, आई थिंक एवेरोस वुड बी अगेन दिस 1100s 1200s, यही होगा टाइम एवेरोस का. और एक्विनास का भी टाइम यही होगा, 13th century 12th century. तो आप देखिए वहाँ की महान हस्ती पैदा हो रही है, यहाँ की शायद आखिरी महान हस्ती जा रही है, एवेरोस इब्न रुशद. तो अब ये तमाम चीज़ें एक ही टाइम पे, अब देखिए ना ये जो रिवाइवल हो रहा है यहाँ पे, अरब्स का डाउनफॉल हो रहा है, और किसका राइज हो रहा है, राइज हो रहा है ऑटोमन्स का, ऑटोमन्स का राइज हो रहा है. 1200 में मंगोल भी निकले, मंगोलों ने मुसलमान वर्ल्ड पे हमला कर दिया, बगदाद का सीज एट्सेट्रा. फिर उनकी वो इल्खानियत, दे बिकम मुस्लिम. व्हेन डू दे बिकम मुस्लिम? 1290s. अगेन द डेट इज़ नॉट फिक्स, वट एवर प्लस माइनस. 1290s में वो मुस्लिम बनते हैं, इल्खानियत एम्पायर एट्सेट्रा बन जाता है. सलाउद्दीन अयूबी कब है? वो भी इसी टाइम पे है. वो आई थिंक 1190s में siege of Jerusalem and it was taken again. 1190 के आसपास it was taken again. Ottoman Empire 1290 के आसपास, एक ही टाइम है. और उन्हीं की एक ब्रांच है मंगोल तुर्कों की, तुर्क मंगोल. मुगल्स कौन है? वही है, फरगना से आए थे बाबर, फरगना सेंट्रल एशिया, मंगोल्स के कजन्स. उनका एक लीनेज तुर्कों की तरफ है, दूसरा लीनेज मंगोलों का है. तो मुगल्स आ जाते हैं हिंदुस्तान. तो मुगल से पहले तो वो आ जाते हैं, स्लेव्स एंड अरब्स, दिल्ली सल्तनत बनाते हैं. तो दिल्ली सल्तनत कब बना था? ये भी 1200 के आसपास बनी थी दिल्ली सल्तनत. तो अब देखिए हर जगह स्टेबल पॉलिटीज आर कमिंग इनटू फॉर्मेशन 1200s में, जहाँ पे डाउनफॉल हुए थे हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत. यूरोप में अब क्या होगा तो वो तो देखा ही जाएगा रिनेसेंस के बाद. तो you see these dates are very important and peculiar dates. Let's look at the Arab world. Arabs before the advent of Islam, ये they were divided into tribes. छोटे छोटे tribes थे, ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहे थे. The Persians were doing, Indians were doing, Chinese were doing, Greeks were doing, Romans were doing. They are big names. Arabs, no one knows them. कोई नहीं जानता है इनको. इनके बारे में जिक्र मिलता है थोड़ा थोड़ा पुरानी किताबों में, जियोग्राफी की जो लिखी गई है इनसे पहले, उनमें जिक्र इनका मिलता है, लेकिन नथिंग सीरियस. एलेक्जेंडर ऑल्सो बाईपासेस देम, कि कौन जाएगा ये रेगिस्तान में. तो अलग थलग पड़े थे. लाइव स्टॉक प्रोडक्शन यही था इनका, दूध और खजूर खा के ये जीते थे. एंड दे वुड ऑफन फाइट, ये आपस में लड़ते भी थे, ये वॉरिंग फैक्शंस थे. तो अरब बेडोइन्स वर वेरी फेरोशियस, लड़ाकू लोग थे. इनकी लड़ाइयाँ जनरेशन्स पे चलती थी, ये ख़त्म नहीं होती थी. किसी के चचा को मारा एक बार तो बस वो अब चलेगा लगभग 10 जनरेशन्स तक कि चचा को मारा था. तो चल रही हैं लड़ाइयाँ यहाँ पे. और इनके यहाँ थोड़ा सा ट्रेड फॉर्मुलेट होने लगा था. मक्का एक ट्रेडिंग हब बन गया था. अब इस थ्योरी को भी रिविजनिस्ट्स ने थोड़ा सा चैलेंज करना शुरू किया था पिछली सदी में, पेट्रिशिया क्रोन, माइकल कुक एट्सेट्रा उन्होंने, लेकिन इस पे अभी कंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता. तो जब तक कंक्लूसिव कुछ चेंज नहीं होता है तब तक ट्रेडिशनल नैरेटिव्स को लेना ही सही रहता है. तो मक्का एक ट्रेडिंग हब बन रहा था थोड़ा थोड़ा बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम. ट्रेडिंग हब कैसा? हम यरूशलेम लेवल की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मलक्का स्ट्रेट्स ऑफ टुडे. ये उस लेवल का नहीं है, अपने ज़माने का ये पीक नहीं है, ये बस एक छोटा मोटा ट्रेडिंग सेंटर है. सो दैट मीन्स कुछ थोड़ा सा मर्चेंट काम भी यहाँ पे आना शुरू हो गया था. लेकिन और ये जो ये ट्रेड का है, इससे वो थोड़ा सा क्रिश्चियन वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहे थे द अरब्स. 7वीं सदी में यहाँ पे एक नया मज़हब पैदा हुआ जिसको हम इस्लाम नाम से समझते हैं. और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो तमाम ये वॉरिंग ट्राइब्स थे, दे गेट यूनाइटेड एंड अ वेरी बिग एम्पायर इज
formed, and as civilization is created, these things do not happen like this. इस पे कोई दूसरा राय नहीं है. There is no second opinion on this. The way it happens in Arabia, it doesn't happen anywhere in the world. It's just not the protocol civilization formation का. तो यहाँ पे कुछ ही सालों में civilization खड़ी हो जाती है. ये कहीं पे भी नहीं है history में. It takes centuries altogether for civilizations to develop. So what were the reasons? Historians try to discuss them, but I don't find any of those answers to be satisfactory. So that is shrouded in mystery. Okay, how did it happen exactly? But why do I say that? Let me keep my Muslim bias 2 मिनट के लिए side. कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे तो मिरेकल दिखेगा ही हर जगह. There is one subtle hint that historians know कि ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं एक्सप्लेन ये क्यों हुई. वाई? बिकॉज ताज्जुब होता है ना, ताज्जुब उसी को कहते हैं जब कोई चीज़ समझ नहीं आती. तो ताज्जुब, अजूबा ताज्जुब, ठीक. अजूबा इज़ अ मिरेकल एंड उसी से आपको ताज्जुब होता है, ठीक. और अंग्रेजी में यू वुड बी एस्टनिश्ड, देयर इज अ मिरेकल हैपनिंग, ठीक. एस्टनिश्ड, रिमार्केबल, ठीक. फैंटास्टिक मतलब कि कहानियों में ही ऐसा होता है, फैंटेसी में ही होता है बस, ऐसा रियलिटी में नहीं होता. वन थिंग आई हैव नोटिस्ड एंड आई एम, इस मामले में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा है, इधर उधर से किताबें कहीं पे देख लिया. अगर कोई हिस्ट्री की किताब उठा ली, जवाहरलाल नेहरू की भी लिखी हो, किसी की भी लिखी हो, एज अ मुस्लिम थोड़ा सा दिल में आ जाता है, ज़रा देखिए ये प्रॉफिट मोहम्मद उनके बारे में क्या कहते हैं. एंड देन यू गो टू दैट पेज एंड यू रीड कि क्या हुआ. वन ऑफ द थिंग आई हैव नोटिस्ड इज oftentimes they use these words: remarkable rise of Islam, the astonishing rise of Islam, the unexplicable rise of Islam, and all of these things I have noticed in the books. Now that from a secular point of view does not mean there is a God and or he was a prophet. That only means he was a genius, the prophet, or we still do not know what happened. These are what we can say about the rise of it. I'm not trying to construct an argument for Islam here. I'm just trying to tell you that it's very peculiar. In fact, this book as well uses the word astonishing. And once this civilization comes into being within a few decades exactly, within a few decades of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and it became in many respects what was the finest civilizations by many merits, at least in the then known world. Now the prophet wasn't just a religious figure in Arabia, contrary to what people think of religious figures like Jesus, Buddha, or all of these people, and they are looked at, they are anti-material and they are pro-spiritual, so they have their own domain marked out. तो वो वाला काम करते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है. He is not only a religious figure, he is a political leader of the state as well. So that also makes him very unique इस मामले में. And that means once he is no more among the Muslims, there would be people who would be leading वो state को. So these are the caliphs, जिनको Muslims खलीफा कहते हैं. तो ये political authority और काफ़ी हद तक religious authority लोगों पे रखते थे. ये जो teachings हैं from a secular point of view which the prophet preached, they were very easy and simple. इसमें कोई sophisticated philosophy नहीं थी. ये लोगों का इसको समझना, आम इंसानों का इसको समझना बड़ा आसान था. और शायद ये एक वजह थी कि it turned Arabs into a common political rule, into one people. And they were filled with this great zeal. See how our author writes, Islam spread far and wide within an incredibly short time. So you see that word used again, incredible. ठीक. तो and this you would see, ये take that book for example, क्या नाम है उनका, Karen Armstrong की Islamic Short History. She is also going to use the same words. And take any other book, they will also do that. What happens then? At the when the Prophet is no more among Muslims, almost all Arabia has accepted religion. Pura Arabia unified है under him. So this is around 630. So from Arabia, Islam spreads out very fast. It spreads to different parts of the world. Within 100 years, Iran, Syria, Egypt, Central Asia, North Africa, Spain,
all is under Muslim rule, all. And then Arabs also come into India. और जहाँ पे भी Arabs went, with them went their religion. ये जो ये फिर से वर्ड देखे, this astonishing rapid conquest was due to lot of causes. तो we are not going into causes right now, and like I said कि ये मुझे satisfactory भी नहीं लगते थे explanations of जो भी दिए जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद ओवरऑल देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड कैसा कर रही है और हिंदूज हाउ आर दे डूइंग. सो व्हाट आर अरब्स लुकिंग लाइक? अरब सिविलाइजेशन इस एरा की सबसे महान सिविलाइजेशन है. ओवरऑल दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई है उनकी ग्रेटनेस और इस पे डिबेट्स हो सकते हैं और आर्ग्यू भी किया जा सकता है कि ये काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव होती है, तो ये वैसे तो हो सकती है, लेकिन इस एरा में तो ये डन है कि इट इज़ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड दिस our author says that in pre-Islamic period, Arabs were illiterate and unfamiliar with the art of writing. I do not understand what he means by unfamiliar with the art of writing. So Arab script अभी develop नहीं हुई थी क्या? ये I would understand why would he say it, because Arabic script सही में rudimentary form में ही थी इस टाइम तक. तो Arabic script की development हम इसके बाद और भी देखते हैं आगे कि डेवलप हुए. द वे सर्टन अल्फ़ाबेट्स वेर रिटन वो भी चेंज हुए कुछ साल और तक आफ्टर इनफैक्ट हमको वो कुरान में भी डिफरेंस दिखती है, बिकॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इस्लामिक इंस्क्रिप्शंस इज डोम ऑफ रॉक. डोम ऑफ रॉक इज इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट लीव्स. तो उस पर कुरान लिखा गया है, तो उसमें देयर आर सर्टन जैसे काफ है, उसका जो लिखने का तरीका वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट मुस्लिम्स राइट नाउ, व्हाट अरब्स राइट अरबिक में जैसे उसको लिखा जाता है. तो ऑर्थोग्राफी अरबिक की डेवलप हो रही थी, लेकिन ये डेवलप किस हद तक हो रही थी, ये इस पे बहस क्यों होगी? इस पे बहस इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो ऑल मॉडर्न ह्यूमंस जो प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं वो इस रूल को नहीं समझते हिस्ट्री का. वो रूल क्या है कि ऐसी कुछ भी किताब में लिखा गया है उससे ये नहीं हुआ कि वो सच है. जैसे किताब में लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब ने ये किया, इससे ये नहीं हो गया कि ये सच है. बुत चिकन जो कश्मीरी का है उसने सारे मंदिर तोड़ दिए, इससे ये नहीं साबित हुआ कि एक्चुअल में तोड़े थे. या कोई बादशाह महान था लिख रहा है, उसका चरित्र लिख रहा है कोई, उसका कोड पॉइंट, तो वो अब महान हो गया. अब उसका कोड पॉइंट लिख रहा है अकबर वॉज ग्रेट, तो ग्रेट हो गया. ऐसे नहीं होता. यूजुअली हम उन चीज़ों को हिस्टोरिकल लेते हैं जिसका फिर हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है. जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, रिटन रिकॉर्ड में भी है, सो इट्स टेकन एज हिस्टोरिकल. यहाँ पे हमको राइटिंग के तो हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल कुरान जिक्र करता है राइटिंग्स का, हदीस जिक्र करते हैं राइटिंग्स का, लेकिन ये पूरा लिखित में है. इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस किस चीज़ को कहेंगे? जैसे इंस्क्रिप्शन होता है, रॉक एडिक्ट, जैसे अशोक का रॉक एडिक्ट है, तो हमको पता है इस ज़माने में लिखते थे. राइटिंग्स में तो कोई कुछ भी कह सकता है. राइटिंग में आप कह देंगे कि हम बड़े महान थे, हमने सारा कुछ कर दिया था हम ही ने, लेकिन दिखाओ ना. तो ये होता है. सो वन ऑफ द रीजन वाई दे वुड से दिस is because we do not have anything Arabic from the Prophet's life or before him. Or do we? We have. हमारे पास है. और ये रिसर्च लेकिन लेटेस्ट है, ये डिस्कवरीज भी लेटेस्ट है. हमारे टेक्स्ट्स अभी इतने अपडेट नहीं हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बर्मिंघम मैनस्क्रिप्ट हमको पहले लगता था एटलीस्ट 100 साल लेट आफ्टर द प्रॉफिट, बट नाउ वी नो इट्स कंटेम्पररी एंड उस पर अरबिक लिखी हुई है. और दैट टेल्स अस कि अरबिक इतनी डेवलप तो हो ही गई थी व्हेन द प्रॉफिट वाज देयर, क्योंकि ये अब एक हार्ड एविडेंस मिल गया. और क्या मिला हमको? इंस्क्रिप्शंस मिले हैं कुछ एक, ये तो थोड़े पुराने ही हैं. देयर इज़ एन एरिया कॉल्ड हिमा इन सदर्न सऊदी अरेबिया, जस्ट नॉर्थ टू द यमन बॉर्डर. नजरान तो आपको पता होगा, नजरान के क्रिश्चियंस आए थे, दे मेट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड नजरान के पास का शहर है ये, बिल्कुल पास का. नॉर्थ नजरान इज़ सदर्न हिमा. ठीक, वहाँ पे हमको इंस्क्रिप्शन में, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन है. दे प्रीडेट इस्लाम बाई 100-200 ईयर्स. दे प्रीडेट, दे आर्ट
they are Arabic, but they are not entirely Arabic. They are kind of some proto-Arabic. इसको हम नेबोटियन अरबिक कहते हैं, ठीक। ये नजरान के क्रिश्चियंस का अरबिक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शंस है, ये क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शंस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पता है क्यों इंटरेस्टिंग है इतना ज़्यादा? क्योंकि वन ऑफ द थियरीज वाज कि ये जो ये क्रिश्चियंस के साथ मुस्लिम्स की इंटरेक्शन इस्लामिक लिटरेचर में मिलती है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि था ही नहीं ज़मीन पे एविडेंस। ये ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अरेबिया में क्रिश्चियनिटी अभी आई ही नहीं थी, नॉर्थ में थी बस। नॉर्थ में यरूशलेम था, ये सारी जगह वहीं पे थी क्रिश्चियनिटी, साउथ में आई ही नहीं थी अभी। लेकिन हमको इथोपिया का पता था। इथोपिया भी ऑलरेडी न्यू क्रिश्चियन था, एंड इथोपिया बिल्कुल यमन के पास है। देयर वाज नो रीज़न टू बिलीव ऐसा, बट फिर जब बाद में एविडेंस भी मिल गई, वो यही है, ये क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शंस है। इस पे शख्स का नाम लिखा है, जितना मुझे ध्यान है उनका नाम लिखा है किसी भी शख्स का जो रहा होगा, और फिर क्रॉस बनाया हुआ है। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो एन उस्मानिक इंस्क्रिप्शन जो रिसेंटली दे हैव फाउंड। उस्मानिक इंस्क्रिप्शन, नॉट दैट, मुझे ध्यान नहीं पूरा कि वो हज़रत उस्मान ने इंस्क्राइब करवाया है या फिर वो उनके दौर में किसी और ने इंस्क्राइब किया है, खुद से कोई शख्स लिख रहा है अपना। खैर, सो ही सेज अनफेमिलियर विद द आर्ट ऑफ राइटिंग। कुरैश के 17 लोग ही लिख पाते थे, लेकिन ये जो ये लिख पाना है, ये खुद में बता रहा है कि स्क्रिप्ट तो था, लेकिन कम लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन पढ़े लिखे लिख पाना ये वैसे भी एक लक्ष्य थी। आपको लिखना ही क्यों है? एंशिएंट वर्ल्ड में क्या करोगे लिख के? क्या करोगे लिख के? पूरी दुनिया में बहुत कम लोग होते थे जो लिख पाते थे, पूरी दुनिया में। ये कोई अरब्स के लिए ख़ास नहीं था। अब क्या हो गया? इस्लाम ने इनको यूनाइट कर दिया सारे अरब्स को, एंड नाउ दे सेट ऑन देयर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। और ओहो मत पूछे नॉलेज के साथ मुस्लिम्स का रिलेशन। ये बड़ी रोमांटिक स्टोरी है। नॉलेज ट्रायम्फेंट, इट्स ए सिविलाइजेशन ऑफ नॉलेज मुस्लिम्स के। तो wherever they would go, what would they do? They would take the local knowledge, whichever they could find. They took seriously the prophetic commandment कि knowledge is a believer's lost steed. He has right over it wherever he finds it. तो मुसलमानों को they were made duty bound to seek knowledge. अब जब एम्पायर भी वास्ट है, दैट मीन्स एक साइड आप यूरोपियंस, ग्रीक्स वगैरह के साथ ये कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, दूसरी साइड ईरान बहुत पुरानी सभ्यता, सिविलाइजेशन, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। ईरान से आगे निकलेंगे हिंदुस्तान, बहुत पुरानी और बहुत बड़ी सभ्यता। तो इन तीनों के साथ जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये तीनों का नॉलेज लेकर उस पर फर्दर डेवलप कर रहे हैं। सो दे वुड एडवांस ऑन देयर वर्क, एंड पर्टिकुलरली मेडिसिन फ्रॉम ग्रीस। इंडियन मेडिसिन को लिया था कि उन्होंने इसके उतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं हैं, क्योंकि हम जब मुसलमानों का मेडिसिन देखते हैं ना, उसकी थेरेटिकल ग्राउंडिंग्स हमको वही दिखती है जो टोलमी वगैरह की थी। ये सॉरी क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो बड़ा मशहूर था उनका पुराना, थेल्स शायद, थेल्स प्रोबेबली, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम। तो जिसने 4 फ्लूइड्स की थियरी दी थी कि ये 4 फ्लूइड्स होते हैं, अगर इनका बैलेंस ख़राब हो जाता है तो इंसान बीमार हो जाता है। तो मुस्लिम वर्क सीम्स टू बी पैरेलल टू दैट ग्रीक मेडिसिन। ग्रीक मेडिसिन के बड़े नज़दीक चलता है, हिंदुस्तानी मेडिसिन के उतने नज़दीक नहीं चलता। तो शायद, और हिंदुस्तानी लिटरेचर के साथ उनका असली काम तो 1200s में शुरू हुआ, जब यहाँ पे कब्ज़ा हुआ हिंदुस्तान पे मुसलमानों का। फिर प्रॉपर वर्क शुरू हुआ इंडियन टेक्स्ट्स के साथ उनका लेना देना। तो इसी वजह से उनके मेडिसिन को कहते भी है ना यूनानी, अरब्स के मेडिसिन को। तो यूनानी इज़ एक्चुअली ग्रीक मेडिसिन। तो ये नाम भी खुद से बताता है कि इस पे हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है? हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस हमको ज़्यादा दिखता है एस्ट्रोनॉमी वाली साइड, मैथमेटिक्स वाली साइड, इन पर्टिकुलर मैथमेटिक्स वाली साइड। मैथमेटिक्स में अरबिक न्यूमरल तो पता ही है हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं, तो वो तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, देन एंड देयर क्लियर। तो हिंदुस्तान के ये इन्फ्लुएंस हमको दिख जाता है। ग्रेटेस्ट फिजिशियंस, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ दैट एरा मुस्लिम वर्ल्ड के ही है। टेक फॉर एग्जांपल राजी 10वीं सदी की हस्ती हैं, और इनको यूरोप में रेजीज नाम से जानते हैं।
ये स्मॉल पॉक्स को एक्सप्लेन करने लगे, और फिर इब्न सीना आए। इब्न सीना ने तो ये बहुत बड़ी हस्ती है यार। ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं फ्रांस रोजनथॉल की ये सिविलाइजेशन ऑफ नॉलेज है। आपको पता है इन्होंने कितना वर्क छोड़ के गए हैं ये उस जमाने के लोग। 23 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम की किताबें, 25 वॉल्यूम की किताबें, 30 वॉल्यूम्स की किताबें, बहुत बड़ी किताबें छोड़ के गए। हाउ कैन वन पर्सन राइट दिस मच? एंड देयर इजंट लाइक वन पर्सन, देयर आर लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दीज जिन्होंने बस इतना लिख के छोड़ के चले गए। सो ग्रेट इन इटसेल्फ, मतलब जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा सकता है। इब्न सीना ऑलमोस्ट लेफ्ट 400 वर्क्स। इनकी कैनन ऑफ मेडिसिन कल तक पढ़ाई जाती थी यूरोप में। फिर जब थ्योरी पॉजिटिविस्ट आ गई और पूरा मेडिसिन ही टर्न अराउंड हो गया, फिर ये बुक डिस्कार्ड हुई। अदरवाइज ये कल तक पढ़ाई जा रही थी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, कैनन ऑफ मेडिसिन। इनफैक्ट ये राजी की भी किताबें पढ़ाई जाती थी। राजी की किताब 1300 में की थी यूरोपियंस ने ट्रांसलेट, एंड दे हैड बिगन टीचिंग इट। फिर एविसेना ने ट्यूबरक्लोसिस, हॉस्पिटल्स, ये तमाम चीज़ों पे वर्क किया है। इनका आँखों के ऑपरेशन इनका बड़ा मशहूर है। एंड नर्वस सिस्टम पे भी इन्होंने वर्क किया। ऑरिजिन ऑफ प्लेग, एलिमेंट ऑफ आइज, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, ये तमाम चीज़ें डेवलप होने लगी। मैथमेटिक्स में हिंदुस्तान से इंस्पिरेशन लेकर न्यूमरल्स को लेकर उन्होंने दे स्प्रेड इट थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसकी वजह से उनको अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। अलजेब्रा को उन्होंने एस्टेब्लिश किया एज ए प्रॉपर मैथमेटिकल साइंस। ट्रिग्नोमेट्री और केमिस्ट्री ये भी बड़ा डेवलप होने लगी। मशहूर हस्ती उमर ख़याम भी यही है 11वीं-12वीं सदी, एट द कस्प ऑफ दैट टाइम। ही वॉज अ ग्रेट पोएट बट ऑल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने एक कैलेंडर बनाया जो अभी भी यूज़ करते हैं ईरान में। तो हमारे ऑथर कह रहे हैं कि इट इज़ मच मोर एक्यूरेट दैन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ऐसा क्यों कहेंगे कि ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है? एक्चुअली ये वाला कैलेंडर क्या करता था, इसमें लीप ईयर्स ऐसे नहीं आते थे जैसे हमारे वाले में आते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में। लेट्स नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स राइट नाउ, सेशन इसी में चला जाएगा, हमारा टॉपिक ही नहीं मुकम्मल होगा। फिर अरब एस्ट्रोनॉमर्स उस वक्त आर्ग्यू कर रहे थे कि अर्थ पॉसिबली रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जबकि यूरोप वाज स्टिल स्टक विद कि सन मूव्स अराउंड अर्थ। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि ये जो बातें कर रहे हैं मुस्लिम फिलोसफर्स, दे आर नॉट कैचिंग एनी फतवा। कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी इनके खिलाफ है। इनफैक्ट ये ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स ही है जो ऐसा कह रहे हैं। राउंड शेप ऑफ अर्थ के बारे में इब्न तैमिया डिस्कस करते हैं। सो व्हाट डज दैट टेल यू? व्हाई एम आई ब्रिंगिंग दिस अप? कि व्हेन सर्टेन पीपल अक्यूज दैट कुरान टॉक्स अबाउट फ्लैट अर्थ और कुरान टॉक्स अबाउट अर्थ बीइंग द सेंटर, दे आर रॉन्ग, दे आर क्लियरली रॉन्ग ऑन दिस। Because when Muslims started talking about round earth and earth rotating and earth revolving around sun, किसी को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ा। Could be क्योंकि कुरान इसके बारे में बात नहीं करता। तो खैर, अगेन टॉपिक फॉर अनदर डे। फिर केमिस्ट्री पे डेवलप हुआ बड़ा, सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये तमाम चीज़ें डेवलप होने लगी। अरब अचीवमेंट्स फिलॉसफी में भी बढ़ने लगी। अब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है। इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉट ऑफ इंडियंस आर ऑफ दिस बिलीव दैट फिलॉसफी या तो वेस्ट में हुई है या तो इंडिया में हुई है, एंड दे रियली आर अनअवेयर ऑफ फिलॉसफी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इनफैक्ट वन ऑफ द एक्यूजेशंस इज दैट इस्लाम में कोई फिलॉसफी है नहीं। सो वन ऑफ द रीजंस अल-बरूनी तभी डिस्कस करते हैं, इंडियंस आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड इंडिया। उसके बहुत सारे रीजंस है, बिकॉज होली लैंड का कंसेप्ट था, और अगर आप समंदर से जाओगे तो यू कैन लूज योर कास्ट, सो दे वर नॉट इंटरेक्टिंग मच विद द आउटर वर्ल्ड, and probably because of that they thought that civilization only exists in this part of world. Al-Biruni in his किताब अल-हिंद points out it back then कि when I came here, मुझे दिखा कि जब मैं इनके सामने डिस्क्राइब करता था समरकंद जैसे शहर को, they would not believe कि such a city can exist, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो अभी भी है। सो यू वुड सी दिस, बड़े इजीली बोल देते हैं बहुत सारे, एंड गुड वेल लर्नड हिंदूज ऑल्सो, दे वुड समटाइम्स से दिस कि मुस्लिम्स के पास कोई फिलॉसफी है नहीं। तो इसका एक और रीज़न भी है, बिकॉज मुस्लिम्स यूजुअली डू नॉट टॉक अबाउट फिलॉसफी। हिंदू सिस्टम्स आर बिल्ड ऑन फिलॉसफीज। वन कैन आर्ग्यू देयर फिलोसॉफिकल सिस्टम्स इटसेल्फ व्हिच टर्न्ड इनटू रिलीजन। तो मुसलमानों के यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे एंसिलरी होगा फिलॉसफी, वो
कोर नहीं बनेगा रिलीजन का। तो फिलॉसफी में भी बड़ा डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस डेवलप हुए एंड दे इनहेरिटेड नॉलेज फ्रॉम ग्रीक्स इन पर्टिकुलर। इस मामले में दे वर्कड ऑन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो इब्न सीना इज कंसिडर्ड ह्यूमन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट माइंड्स में से एक। देखिए अगेन इस पर रैंकिंग नहीं हो सकती नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, बट विदाउट डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमंस हैव एवर प्रोड्यूस्ड, इब्न सीना। और इनका फ़लसफ़े पे बड़ा हाथ था, बहुत रोल था इनका, और इनकी फ़िलासफ़ी को टेकअप किया फिर इब्न रुशद ने, रेहान अल बरूनी ने और गज़ाली ने। इमाम गज़ाली ने तो क्रिटिक किया ज़्यादा, लेकिन एवेरोस ने उनके क्रिटिक को रिफ्यूट करने की कोशिश की और इब्न सीना को डिफेंड करने की। ग्रेट फिलासफर्स, एंड एवेरोस बिकम्स दैट लिंक बिटवीन यूरोप एंड मिडिवल इस्लामिक थॉट, क्योंकि एवेरोस इज़ अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एक्विनास। एवेरोस वॉज एरिस्टोटलियन एंड एक्विनास इज एरिस्टोटलियन। उससे पहले क्रिश्चियनिटी वॉज प्लेटोनिक। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इब्न सीना ग्रेट फिलासफर। फिर है अबू अल वलीद मोहम्मद इब्न रुश्द। ये इब्न रुश्द की हमने अभी भी बात की, कैन ग्रेट फिलासफर, बिग नेम। इनकी कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल अभी भी पढ़ाई जाती है, इस वक्त भी रिकमेंडेड टेक्स्ट है। तो बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पे होने लगे। इनफैक्ट अरब सिविलाइजेशन बिकेम द मेन लिंक बिटवीन एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये हर जगह के लिए ऐसे ही है, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द वर्ल्ड। इस्लामिक लिटरेचर ये भी बड़ा डेवलप होने लगा, पर्टिकुलरली ईरान वाले खत्ते में। इस वक्त के मशहूर वर्क्स में से उमर ख़याम के रुबैयात, शाहनामा फिरदौसी का 11वीं सदी। फिर अरेबियन नाइट्स सब जानती हैं, सिंदबाद, अलादीन, ये तो बड़ी मशहूर कहानियाँ हैं, ये भी लिखी गई। और अरेबियन नाइट्स इन पर्टिकुलर हमको अरब कल्चर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताता है। फिर क्या हुआ, अरब आर्ट डेवलप हुआ। अरब आर्ट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात उन लोगों की जिनका बर्तन बहुत बड़ा है और उसको फिल करने के लिए कुछ नहीं रहा आज तक। ये अरब्स थे ना, उनकी अपनी ज़मीन थी, वहाँ पे वो वहीं पे रह रहे थे, उनका सिविलाइजेशन उतना डेवलप नहीं हुआ था, उतना वसी नहीं हुआ था। तो नाउ दे आर हंग्री फॉर ऑल ऑफ दिस, सो दे आर टेकिंग फ्रॉम वेयर एवर दे कैन गेट इट। तो अरब आर्ट डेवलप होने लगा। बिजेंटियन और ईरानियन आर्ट्स ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया इनको, लेकिन इनको खुद के भी डेकोरेटिव एलिमेंट्स डेवलप करने पड़े। इसका पर्टिकुलर रीज़न था कि जितनी भी सिविलाइजेशन इनसे पहले थी वो लाइफ के अराउंड आर्ट करती थी। जैसे स्कल्प्टर बनाएंगे किसका? हाथी का, घोड़े का, गाय का, इंसान का, जानवर का, यही बनाएंगे, यूजुअली यही होता था। अब मुसलमानों को आइडल्स के साथ तो दे हैड प्रॉब्लम्स, दे डिड नॉट वांट दैट, सो डिपिक्टिंग ऑफ प्रॉफिट दे डिड नॉट वांट दैट। सर्टन शिया सर्कल्स में डिपिक्शन ऑफ प्रॉफिट चलती थी। देयर आर सर्टन पीपल हु इवन आर्ग्यू कि मुस्लिम्स वर नॉट दिस पर्टिकुलर अबाउट इमेज मेकिंग जितने वो अब हैं। तो बट इन एनी केस मुस्लिम्स वर नॉट डूइंग दैट, सो दे वुड नॉट वांट टू, ये जो ये लाइफ फॉर्म्स हैं एनिमल, उनको वो डिपिक्ट नहीं करना चाहते थे अपने पेंटिंग में या स्कल्प्टिंग में। तो क्या करें अब? सो दे डेवलप सम अदर आर्ट फॉर्म। वो 2 आर्ट फॉर्म में जिसमें वो पिनेकल पे पहुँचे, और शायद हम कह सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री का पिनेकल वही है। जैसे स्कल्प्टिंग में ग्रीक्स वर अमेजिंग, एंड देन ओ माई गॉड दीज इटालियंस, नो वन रीचेस देम। ओह माइकल एंजेलो, ऑल ऑफ दीज पीपल, जो इनके स्कल्प्टिंग का लेवल है उसकी हद नहीं है कोई। हिंदुस्तान में भी था स्कल्प्टिंग का, मथुरा स्कूल एंड ऑल। गंधारा स्कूल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक्स इटसेल्फ। मथुरा स्कूल अच्छा खासा डेवलप हुआ, लेकिन उनका अपना डिटेलिंग का दूसरा नॉर्म है और यूरोपियंस का नॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदुस्तान का उतना रियलिस्टिक नहीं है जितना यूरोपियंस का है, और डिटेल ऑफ बॉडी उतना ज़्यादा हिंदुस्तान में नहीं होता जितना वहाँ पे होता है। अब वो खुद में इन इटसेल्फ इज़ अ डिबेटेबल पार्ट कि इज़ दैट गुड और बैड, बट ये डिफरेंसेस है। मोसेस की ग्रेट और सफरिंग जीसस, दे आर ग्रेट स्कल्प्टिंग वर्क्स, हिस्ट्री के ग्रेट्स में से माना जाता है। तो ये क्या करेंगे अब? ये तो ये कर ही नहीं सकते। तो ये 2 जगह डेवलप करते हैं बहुत सारा काम अपना। ये डेवलप करते हैं पहले ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस में मुस्लिम्स क्योंकि वही एक काम कर रहे हैं और बहुत सारे साल कर रहे हैं, तो वो रिफाइन होते होते
आसमान को छू जाता है. देयर आर सर्टन पैटर्न्स दे हैव बिल्ड जो डिफरेंट ईरानियन मॉस्क्स में है, मेस्मराइजिंग. जब आप उसको देखेंगे, मेस्मराइजिंग. एंड देन दूसरा कैलीग्राफी. कैलीग्राफी में भी मुस्लिम्स बहुत आगे निकल गए. बड़ी खूबसूरती से अरबिक को लिखना, बहुत खूबसूरती थी, क्योंकि और बाकी सारे आर्ट फॉर्म्स वो ये करते थे, डिस्करेज करते थे. अब ये दोनों चीज़ें जो थी ये रिफ्लेक्ट होने लगी उनकी राइटिंग्स में भी. और मुस्लिम्स बिकेम वन ऑफ द सिविलाइजेशंस जो अपने टेक्स्ट्स को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते थे. तो किताबों को बेहद डेकोरेट करते थे मुस्लिम्स. सो यू वुड फाइंड इस एरा की जो मुस्लिम्स की लिखी हुई किताबें वो हाईली डेकोरेटेड है. उसमें फ्लोरल डिज़ाइंस होंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी. सो दे मेड बुक इल्यूमिनेशन एंड आर्ट एंड देन मिनिएचर पेंटिंग्स एज वेल. मिनिएचर पेंटिंग शाहजहां के टाइम में बहुत यूज़ होता था हिंदुस्तान में, छोटी छोटी पेंटिंग्स. सो दे वुड डू दैट. फिर स्किल्स डेवलप होने लगे अरब्स के यहाँ. कारपेट्स, लेदर वर्क, ब्यूटीफुल स्वर्ड्स, ये सिल्क, मेटल वर्क, ये तमाम चीज़ें डेवलप. जब सिविलाइजेशन बनती है ये हर जगह होता है, मतलब हिंदुस्तान में भी, ग्रीक के यहाँ भी, चाइनीज़ के हर जगह होता है. अभी यहाँ पे हो रहा है तो इनके डेवलपमेंट की बात हो रही है. फिर इनके कारवान, दे वुड गो, दे बिकेम ग्रेट ट्रेडर्स नाउ. अब इनके कारवान जाते थे चाइना, पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन, सब को इन्होंने, दे बिकम द ग्रेटेस्ट उस वक़्त के सी फेयरर्स. इनको टक्कर देने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था. इनको टक्कर देने वाला डायरेक्टली फिर आ गए यूरोपियंस जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई. अर्लियर डेज में वो भी नहीं. अर्लियर डेज हिंदुस्तानी भी करते थे शिप मेकिंग, लेकिन हिंदुस्तानी शिप मेकिंग अपने टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट थी और बहुत अच्छी मानी जाती थी हिंदुस्तानी शिप मेकिंग भी. लेकिन फिर आगे उनकी सिविलाइजेशन जब थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, गिरने लगी, फिर उनकी शिप्स कुड नॉट कम्पीट एंड देन द यूरोपियंस टुक ओवर. अदरवाइज पहले दे ऑल्सो वर गुड एट शिप मेकिंग. खैर, फिर इस पूरी सोसाइटी में द खलीफा वॉज द सेंट्रल फिगर, हाइस्ट पोलिटिकल अथॉरिटी ओवर द एंटायर अरब एम्पायर. एंड देन उनके साथ होते थे नोबलमैन ऑफ डिफरेंट वेरियस स्टेटस, और उनके नीचे एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, राइटर्स, मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल मैन, फिजिशियंस, एंड देन देयर वाज जुडिशरी, काजी एंड टीचर्स. और लोअर पोर्शन ऑफ सोसाइटी वाज पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स. तो ये हम कंट्रास्ट करने की कोशिश कर रहे थे एक उस वक्त जो अच्छी सिविलाइजेशन थी compared to a civilization that was falling. So that's about the Arab world and what they were doing. But this is not sum total of the Muslim world, because इसके बाद तुर्क मंगोल मुस्लिम्स अपने उरूज पे पहुंचेंगे, the Turks and Mughals etc. तो that's about Arabs, that's all about them. What's the nature of society in India at this time? यहाँ पे क्या हालात हैं उसको भी देख लेते हैं. ये पैरेलल है यूरोप का इस टाइम पे, क्योंकि इंडियंस हैव ऑलरेडी रीच देयर पिनैकल. ये अब उससे डाउनफॉल इनका हो चुका है. हिंदुस्तान का पिनैकल मेरे हिसाब से दो वेव्स में है. एक छोटा क्रेस्ट है, एक फिर बड़ा क्रेस्ट है. पहला है मौर्यंस के अंडर. मौर्यंस ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटी दी हिंदुस्तान को, और ये दिस इज़ बिफोर क्राइस्ट. तो इमीडिएटली आफ्टर बुद्धा उस वक्त की बात हो रही है. अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो इंडिया का हुआ उस टाइम की बात हो रही है. चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थशास्त्र वाला एरा, और अशोक उसमें सबसे ग्रेट किंग थे. और भी लोग थे जो दे वर ग्रेट, अजात शत्रु, बिंदुसारा, दीज आर बिग नेम्स, बट नो वन कम्स नियर अशोक इन मामलात में. अशोक का एम्पायर बहुत बड़ा था. कंधार से तक उनका एम्पायर था. कंधार इज़ गंधारा, तो कंधार जो अब आता है अफ़गानिस्तान में, वहाँ तक उनका एम्पायर था. तो साउथ में भी वो काफ़ी अंदर तक चले गए थे. बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था अशोका ने, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया. हमको उसमें जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है. फिर आते हैं हमारे पास यही पासिंग डायनास्टीज़. कनिष्क एक बड़ी हस्ती है इस टाइम की. कनिष्क इंडो ग्रीक्स का एरा आता है. फिर हून्स ने इन्वेड किया, ये बड़े सारे लोग आए. ये यूजुअली इंडस वाली साइड से ही आते थे. और आते कहाँ से? एक साइड से समंदर है, दूसरी साइड से हिमालय है, आएंगे भी वहीं से आएंगे. तो
फिर डाउनफॉल चलता रहता है टिल द गुप्ता एम्पायर इज फॉर्म्ड. नाउ गुप्ता एम्पायर इज द गोल्डन एज. ये सबसे अच्छा टाइम है, ये हायर पिनेकल है, और इसमें हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, सोसाइटी, आर्ट, पोइट्री. ये सारा इस टाइम पे हो रहा है. and great works are written in this time. Great works are written during the Gupta time, and that's why it's called the golden age of Hindus. अब गुप्ता एम्पायर छठी सदी में गिरना शुरू हो चुका था, गिर चुका था इनफैक्ट छठी सदी में. सो 500 इज इक्वल टू छठी सदी. 500 में गुप्ता एम्पायर इज गॉन. और उसके बाद वी फाइंड ओनली वन नेम वर्थ मेंशनिंग, दैट इज हर्षवर्धन. हर्षवर्धन 640 में ही इज गॉन. 640s में, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट. तो चले गए ये भी. उसके बाद वी डोंट फाइंड एनी ग्रेट हिंदू नेम. बड़े किंगडम्स भी हमको नहीं मिलेंगे. डिवाइडेड पॉलिटी मिलेगी, हद से ज़्यादा डिवाइडेड. और ये भी बड़ा एक क्लासिकल साइन है, जब डिवाइडेड पॉलिटी होती है कोई स्ट्रांग इन्वेडर आके कब्जा कर लेता है. मुगल्स के बाद हिंदुस्तान ऐसे ही टूट गया. डिवाइडेड पॉलिटी थी, 6 रूल कर रहे हैं, मुगल्स दिल्ली को रूल कर रहे हैं, मराठा कर रहे हैं रूल, हैदर अली वाली उनका ग्रुप कर रहा है मैसूर को रूल, त्रावणकोर को कोई रूल कर रहा है. देन तमिल वहाँ पे अलग से चल रहा है एक और किंगडम. तो नॉर्दर्न सरकार एट्सेट्रा उसको अलग से. बंगाल वाला खुद अलग हो गया है, दौला क्या नाम था उसका. हैदराबाद वाला अलग हो गया है, गुजरात वाला अलग हो गया है. सब अपना अपना खेल रहे हैं. तो आ गया वो अंग्रेज़ कि ठीक है तुम लोग यही करते रहो, एंड देन दे कम एंड टेक इट ओवर. So, but we are not looking at the political side of it. हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि फ्यूडलिज्म का कंपैरिजन, क्योंकि अरब वर्ल्ड में तो अच्छा कंपैरिजन होगा नहीं, क्योंकि वो सिविलाइजेशन अच्छा कर रही थी. हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन इसका अच्छा एक मिसाल है. यहाँ पे इस पीरियड में यहाँ पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रही हैं बिटवीन दिस 800 एंड 1200. यहाँ पे एक और ग्रुप ऑफ पीपल बिकम्स रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट. इनको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नामों से जाना जाता था. सामंत, राउता से ही राजपूत बनता है. ये सारे सो डिफरेंट कंटेम्प्रेरी राइटर्स कॉल देम विद डिफरेंट नेम्स. इनके ओरिजिन्स भी डिफरेंट है. कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिनको हु वर इंक्रीजिंगली पेड नॉट इन कैश बट बाय गिविंग देम रेवेन्यू बेयरिंग विलेजेस. रिंग्स अ बेल. फ्यूडलिज्म में भी ऐसा ही होता था. किंग क्या करता था, ही वुड गिव अ फीफ टू हिज लॉर्ड्स. ऐसे ही करता था ना. सो उनके पास एक फीफ है जिससे वो रेवेन्यू अपना खुद कलेक्ट कर रहे हैं, आर्मी और थोड़ा सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं किंग को. यहाँ पे भी दे आर नाउ नॉट पेड इन कैश. वो उस पर ज़मीन से रेवेन्यू अपना ले रहे हैं. एंड इनमें से कुछ और क्या होते थे, डिफीटेड राजाज, जिनका अभी लेकिन लोकल सपोर्ट है, तो वहाँ का वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं. कुछ और हेरिडिटरी चीफ्स होते थे, मिलिट्री एट्सेट्रा, इनके साथ जिनके आर्म्ड सपोर्टर्स होते थे. टेक देम एज नाइट्स के ऊपर वाले इन फ्यूडल सोसाइटी. कुछ और ट्राइबल और क्लान लीडर्स हुआ करते थे. तो देयर वाज अ हायरार्की अमंग देम एज वेल. ये भी एक पैरेलल है विद फ्यूडल सोसाइटी. लेकिन एक्चुअल पोजीशंस वेरी करती थी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इनमें से कुछ विलेज चीफ्स होते थे, कुछ 5-6 विलेजेस के चीफ्स हैं, तो कुछ पूरे खत्ते के ही चीफ्स हैं. तो ये तमाम वेरिएशन यहाँ पे भी आपको मिलेगी. और ये भी दे वुड फाइट अगेंस्ट ईच अदर. तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही है. रेवेन्यू असाइनमेंट को भोग कहते थे. भोग वुड बी पैरेलल टू फीफ इन यूरोपियन वर्ल्ड, एंड इट वाज ग्रांटेड बाय द रूलर टू हिज ऑफिसर्स एंड सपोर्टर्स. और ये क्या होता था, ये टेम्पररी होता था, वैसे ही जैसे फ्यूडलिज्म में होता था. फ्यूडलिज्म में एक्चुअली मालिकाना हुकूक किसके हैं, किंग के हैं, उसने किसी को दे रखे हैं. लेकिन हमने वहाँ पे भी देखा था कि किंग उससे फिर वो छीन नहीं पाता था, क्योंकि वो जो आर्मी वगैरह होती थी वो सपोर्ट वही करते थे. तो हिंदुस्तान में भी इन थ्योरी तो ये था ऐसा कि बादशाह है इसका सब, लेकिन यूजुअली उनको हटाया नहीं जाता था. तो इट वॉज रेयरली डन कि king would take away if he had given property to someone. So, in fact, it was considered a sin at that time to deprive someone of his land. As a result, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक feudal society develop हो रही है. Kingdoms of this period, they would indulge included this large areas of
they were defeated, they would subordinate different rulers. जो उनको डिफीट किया, सबॉर्डिनेट किया, वो ठीक है, वो अब सबॉर्डिनेट हो गए, दे आर पेइंग ट्रिब्यूट्स, और वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हैं वापस अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने की एंड वापस रीअसर्ट करने की. ये हमने फ्यूडलिज्म में भी देखा. वहाँ पे भी जो ये लोअर लेवल के होते थे कोशिश करते थे और स्ट्रेंथन होने की. एंड विद इन दीज टेरिटरीज जो ये रूलर्स की होती थी, डिफरेंट ऑफिसर्स होते थे जो फिर से who would look after these hereditary fiefs. यहाँ पे भी ये भोग अब हेरिडिटरी होने लगे. ये ऐसे नहीं है किंग ने किसी को दे दिया, जब उसकी औलाद आएगी तो वो उसको ओवरटेक करेगा. एग्जैक्टली सिमिलर टू फ्यूडलिज्म इन यूरोप. और धीरे धीरे ये हेरिडिटरी सिस्टम पूरे ही ब्यूरोक्रेसी में आ गई, नॉट जस्ट रेवेन्यू कलेक्शन में, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में आ गई. इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ किंग का एक मंत्री है, मंत्री मतलब एक मिनिस्टर का बेटा ही उस पर अगली बारी आएगा, मिनिस्टर का बेटा ही आएगा उसकी जगह. तो ये भी होने लगा फिर. इन फैक्ट वी फाइंड एग्जांपल्स इन बंगाल जहाँ 4 जनरेशन्स तक सेम फैमिली से महामंत्री था बादशाह का. सो सिमिलरली ऑफिसेस भी अब मोनोपोली बनने लगे फैमिलीज के यहाँ पे. दिस इज क्लासिकल फ्यूडलिज्म. हेरिडिटरी चीफ्स डिफरेंट फंक्शंस एज्यूम करने लगे गवर्नमेंट के. अब वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट और एसेस नहीं कर रहे थे, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी रखते थे, जैसे अवॉइडिंग पनिशमेंट्स एंड एक्सट्रैक्टिंग फाइन्स ऑन देयर ओन, मेकिंग स्मॉल लेवल पे लॉज. रिंग्स अ बेल. फ्यूडलिज्म में भी ऐसा ही होता था. जो उसका अपना फीफ होता था उस पर वही जुडिशरी भी था, एग्जीक्यूटिव भी था और लेजिस्लेचर भी था, लेजिस्लेट भी वही करता था. तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है हिंदुस्तान में. तो ये इससे पहले बादशाह ही करता था ना, दीज वर रॉयल प्रिविलेजेस, बट नाउ द सामंत इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर इट, द राजपूत इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर इट. सो दे अज्यूम द राइट टू सबलेट देयर लैंड टू देयर फॉलोअर्स. और इसमें बादशाह की परमिशन नहीं चाहिए थी. ये भी फ्यूडलिज्म में ऐसे ही होता था. एंड दस दे वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु वुड ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम द सेम लैंड. अब इस सोसाइटी को इतने पैरेलल्स मैंने आपको पॉइंट आउट किए, तो हम इसको इसीलिए फ्यूडल सोसाइटी कहेंगे. बट दैट वुड बी टू क्विक ए जजमेंट. ये हिंदुस्तान में भी फ्यूडलिज्म था. दिस सोसाइटी डज शेयर फीचर्स ऑफ यूरोपियन फ्यूडलिज्म एंड आई पॉइंटेड आउट दोज. लेकिन इसमें बहुत सारे फ्यूडलिज्म के फीचर्स एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है. वैसे सर्वडम मैनर्स ये एग्जिस्ट नहीं करते इंडिया में. तो वी वुड हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन what is the central aspect and theme of feudalism, and if that is in India, we would say कि both of these societies are feudal. Or then we can further differentiate कि feudalism then takes ABC form in Europe and feudalism takes XYZ form in India. That can be done. See, the common feature between European feudalism and Indian feudalism is that the society is dominated by a class of people who own land but do not work on it. They derive their income from what? From the surplus of the peasant. वो उस पर खुद काम नहीं कर रहे हैं. अब अगर इस चीज़ को हम फ्यूडलिज्म कहें तो ये है यूरोप में और हिंदुस्तान में, और हमको ये बहुत हद तक अरब वर्ल्ड में भी दिखेगा ऐसा. और एक चीज़ जो पेजेंट है उसकी कंडीशन बड़ी डिप्राइव्ड वन है, डिपेंडेंट है, ये भी हमको दोनों जगह मिलेगा, लेकिन ये हमको अरब वर्ल्ड में भी दिखेगा, लेकिन कम, क्योंकि फिर से उसको फिर आर्ग्यू करना पड़ेगा वो कम क्यों है खस्ता. देखिए, वो कम खस्ता इसलिए है क्योंकि वो फ्यूडल सोसाइटी ही नहीं है, या फिर वो कम खस्ता इसलिए है क्योंकि वो फ्यूडल सोसाइटी है लेकिन अच्छा कर रही है. तो ये बहस फिर से हो सकती है कंटिन्यू. So a number of historians therefore prefer calling all of these societies as medieval societies, not feudal societies. अच्छा, इससे क्या हुआ? अब इससे वही बात हुई जो हमने 2 मिनट पहले की, कि हमने क्या किया, हमने डिफाइन किए कुछ कैरेक्टर्स जो मिडिवल सोसाइटीज़ में होते हैं, फिर हमने उसको बोला मिडिवल सोसाइटी, और जो यूरोपियन सोसाइटी के कैरेक्टर्स है उसको फ्यूडलिज्म बोला. अदरवाइज ये सेम थिंग है कि अगर हम उसके मिडिवल सोसाइटी के बदले उसका फ्यूडलिज्म नाम रखें, यूरोप में जो हो रहा है उसको यूरोपियन फ्यूडलिज्म बोले. ये बस नॉमेनक्लेचर अब चेंज हुआ. एंड ऑफन टाइम्स ये मैंने आपको इतना खूबसूरत लेसन दिया, इसको अगर आप समझेंगे ये ज़िंदगी में बड़ा मदद करेगा. मैंने क्या किया, मैंने आपको दिखाया कि कैसे वर्ड फेनोमेना डजेंट मैटर.
अब आप बहस करते रहेंगे सुबह शाम तक ये किताब पढ़ने के बाद कि हिंदुस्तान में तो फ्यूडलिज्म नहीं थी, वो तो यूरोप में थी। क्यों? बिकॉज हिस्टोरियंस कॉल इट मिडिवल सोसाइटी। अब क्या समझाएंगे आप बेवकूफ़ को क्या असली में क्या हो रहा है? उसके लिए सुलका के इतने सारे सेशन सुनने पड़ेंगे उतना ना आपके पास टाइम है ना उनके पास टाइम है। BS एसिमेट्री प्रिंसिपल कहते हैं इसको। तो खैर, सो व्हाट वी कैन से इज कि यूरोपियन फ्यूडलिज्म इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म नाउ, और हिंदुस्तान की सोसाइटी को हम कह सकते हैं सेमी फ्यूडल। बट नॉट एवरी वन इज गोइंग टू एग्री एज वेल। सामंतवाद जो हिंदुस्तान में है ना, देखिए सामंत हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया। अगर आप सिंपल गूगल करें फ्यूडलिज्म इन हिंदी, उसके लिए वर्ड है सामंतवाद। और इस वक्त हिंदुस्तान में सामंत राज कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में एक तरीके का सामंतवाद था, यूरोप में भी सामंतवाद है, लेकिन यूरोप का सामंतवाद डिफरेंट है, हिंदुस्तान का सामंतवाद डिफरेंट है। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको कहने का। ये तमाम सोसाइटी मिडिवल सोसाइटीज़ हैं, दे हैव सर्टन कॉमन फॉर्म्स, दे आर डिफरेंट इन सर्टन अदर वेज। यही सबसे अच्छा तरीका है। खैर, फिर वक्त बढ़ता गया, हालात बदलते गए, जज्बात बदलते गए, न्यू सोसाइटी स्टार्टेड टू डेवलप इन इंडिया एंड लोकल एंड सब रीजनल पावर्स स्टार्ट डेवलपिंग इन इंडिया। और ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री हिंदुस्तान में कैसी गई उसको समझने के लिए। We will stop here. We would look at Renaissance inshallah next time we meet.